नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @UP ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीईटी में जीएसडी के करंट अफेयर है सारी जो है आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में ये हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, ये जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देखते रहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से टेस्ट नंबर 8 करेंगे पीटी के लिए हम लोग। समय काफी कम है, 20 तारीख को पेपर है, लिमिटेड क्वेश्चन ही करवाए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर वीडियो में। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप हमको कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। यदि ना भी बताएं तो इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। इस तरह कुछ क्वेश्चंस हम आगे भी आपको क्विज में पूछते रहेंगे और अपने टेस्ट में पूछते रहेंगे। ठीक है, आइए चलिए आप अपने मेन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब इसमें वंश और हमको मिलाना है उसके संस्थापक कौन है, कुल मिलाकर के यही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। छोटे राजवंश के शासक डैश राजवंश के संस्थापक थे, तो नन्नुक जो थे वो चंदेल वंश के संस्थापक थे। ये हमको आइडेंटिफाई करना था। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है सेकंड में पाल वंश के संस्थापकों का सही क्रम क्या था। संस्थापक नहीं, एक्चुअली शासकों का। तो पहला शासक, दूसरा शासक, इस तरीके से आपको मिलाना है। तो पहले गोपाल जो है इसके संस्थापक थे, अगर वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वाला ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद धर्मपाल थे, फिर देवपाल, फिर महिपाल। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर। गोपाल संस्थापक, फिर धर्मपाल, फिर देवपाल, फिर महिपाल। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन कौन से कर लगाए थे, आपको बताना है। फिरोज शाह तुगलक जो है उलेमाओं की बातें मानता था और शरीयत के हिसाब से शासन करने का उसने प्रयास किया था। तो शरीयत के हिसाब से जो कर लगते थे वो तो उसने लगाया ही लगाया। साथ ही में ये जो शर्ब, जिसकी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, ये जो है इरिगेशन टैक्स था, ये भी इसने इम्पोज करवाया। ठीक है, जजिया भी लगाया था इसने ब्राह्मणों पर भी। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर इसने कौन कौन से खर्च मतलब ये टैक्स लगाए थे, ज़कात, खराज और खुम्स। ये तो शरा में लिखे हुए हैं, बाकी शर्ब भी लगवाया था। और जब जजिया पूछें क्या लगवाया था इसने, तो हाँ जजिया भी लगवाया था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सभी तरह के कर फिरोज शाह तुगलक ने लगवाए थे। कामरान अस्करी हिंदाल किस मुगल शासक के भाई थे, आपको बताना है। ये बेटे थे सारे, बाबर के और हुमायूं के भाई थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, बी। तो कुछ एडिशनल इन्फो जो लिखी हुई है उसको नोट करिएगा। साम्राज्य को अपने हुमायूं ने अपने साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया था, लेकिन उसकी बड़ी भूल साबित हुई थी। तो इसमें कामरान को काबुल और कंधार दिया था उसने, ये याद रखिएगा। ठीक है, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन जो है आपका गलत है, बताना है। तो पहले लिखा हुआ है कि उसने अपने शासनकाल में जुआ शराब पर प्रतिबंध लगवाया था, सही है। ठीक, उसके अलावा 1667 में उसने सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों को अनुमति दी थी, ये भी सही है। उसके बाद दिया हुआ है औरंगजेब के शासनकाल में कपड़ा उद्योग का काफ़ी विकास हुआ था, ये भी सही है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नन, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट औरंगजेब के शासनकाल के बारे में सही है। ठीक, औरंगजेब का एक टाइटल पूछा जाता है, उसने खुद को जिंदा पीर कहा था, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ सर्वाधिक हिंदू जो नौकरी पर रखे गए थे किसी भी मुगल काल में, वो सरप्राइजिंगली औरंगजेब के काल में रखे गए थे, याद रखिएगा। सर्वाधिक हिंदू जो है किस शासनकाल में काम कर रहे थे, तो वो औरंगजेब के शासनकाल में। जबकि हिंदुओं के प्रति उसकी घृणा जो है सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं को काफ़ी नौकरी दी गई थी इसी औरंगजेब के शासनकाल में। अगला सवाल है, दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में गलत कथन का चयन करना है। यह भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के लिए किया गया एक असफल प्रयास था, सही, क्योंकि हार्डिंग बच गया था। एक भारतीय सर्वेंट जो था वो मारा गया था इस बॉम्ब अटैक में। और रिवोल्यूशनरीज जो थे जिन्होंने इस अटैक को अंजाम दिया था, उनके नेता कौन थे, रास बिहारी बोस। तो ये सही है, हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें जो है इनकरेक्ट पूछा है और जबकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट निकल रहे हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, मॉडर्न हिस्ट्री से कौन सा युग गलत सुमेलित है। ठीक, 3 सही वाले हमको छांटना है, तो गलत निकल आएगा अपने आप। वॉरेन हेस्टिंग के समय में रोहिल्ला युद्ध हुआ था, सही। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम इसी के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद दिया हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग सेकंड मराठा वॉर, ये भी सही है। और थर्ड में दिया हुआ है, एक मिनट, थर्ड में दिया हुआ है लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ मैसूर वॉर, ये भी सही है। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में जो है दिया हुआ है सेकंड मराठा वॉर, ये नहीं हुआ था, ये एक्चुअली हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के ही टाइम पर। ठीक, मराठा वॉर वेलेस्ली के टाइम पर हुआ था सेकंड वाला, ये वाला हमारा नॉट करेक्ट है। यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स के लिए क्या होना चाहिए, लॉर्ड वेलेस्ली। आप हमको ये कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इजरादारी प्रथा पहले आई थी कि महलवाड़ी आई थी कि रैयतवाड़ी पहले। और अगर आप कमेंट करके बता पाएंगे कि ये किनके किनके समय में आई थी या फिर जो है कौन इसका जो है प्रोपोनेंट था, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। वैसे आगे क्विज में, आगे की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन जरूर शामिल करेंगे।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 में की जो है एक मेरिट नहीं थी या फिर जो है दुष्परिणाम था, ये बताना है। तो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि हुई, ये तो एक सही परिणाम था, दुष्परिणाम नहीं था। भारतीय महिलाओं को भी पहली बार जो है वोटिंग का राइट मिला, ये भी सही है। द्वैध शासन ने जिम्मेदार सरकार की अवधारणा की एटलीस्ट शुरुआत की, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इस अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया था, और ये बात सही है, लेकिन ये अल्टीमेटली जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया का कारण बनी थी, इस वजह से ये एक दुष्परिणाम हम लोग कह सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है नॉट अ मेरिट था या फिर कह सकते हैं डिमेरिट साबित हुआ भारत के लिए। यूसुफ मेहर अली ने इनमें से कौन सा नारा दिया था? नारा फेमस और किसने दिया था ये पूछा जाता रहा है। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था, और क्विट इंडिया का भी, भारत छोड़ो का भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फेमस नारों में दिल्ली चलो जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको पॉपुलर जरूर किया था, लेकिन इसको एक्चुअली में लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। इनकलाब जिंदाबाद को पॉपुलर भगत सिंह ने किया था, लेकिन एक्चुअली में ये नारा किसका था, आप हमको कमेंट करके बताइए। आज़ाद हिंद सेना के कैदियों का बचाव डिफेंस किसने किया था, ये आपको बताना है। आईएनए ट्रायल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, नवंबर में ये ट्रायल्स हुए थे 1945 में लाल किले पर, ठीक है। तो बचाव में कौन कौन शामिल थे? अगर देखिए ये क्वेश्चन आ जाए कि बचाव में किसने किया था, और आपके सामने ऐसा ऑप्शन ना हो सिर्फ ये 4 ऑप्शन हो ABCD, ये वाला ना हो, सिर्फ ये हो, तो आप भोला भाई देसाई को चुनिएगा क्योंकि अध्यक्षता यही कर रहे थे, ठीक। लेकिन वकील कौन कौन शामिल थे? तो सब शामिल थे, ठीक है। वकील इसमें सभी शामिल थे, भोला भाई देसाई भी, KN काटजू भी, आसफ अली भी और तेज बहादुर सप्रू भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी जो है शामिल थे इनके बचाव में। और आईएनए कैदियों का नाम पिछली बार आरओ पेपर में पूछा था, उनको भी देखिएगा। कोलार और हट्टी माइंस जो है किससे रिलेटेड है, किस मिनरल से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपकी सोने से, ठीक। माइंस है कहाँ पे? कर्नाटक में है, ठीक, कर्नाटक। भारत में बॉक्साइट रिजर्व के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा बॉक्साइट है उसको पहले रखना है, फिर जिसमें जिसमें कम होता जा रहा है फिर उसको वैसे प्लेस करना है। तो बॉक्साइट के सर्वाधिक जो है सोर्स हैं ओडिशा में, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर गुजरात में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, यानी कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है नीचे की तरफ। तो इसमें शहर देख लेते हैं कौन कौन से। ब्राजीलिया है, लीमा है, सेंटियागो है, बोकोटा है। तो अगर आपने साउथ अमेरिका का मैप क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा तो ये कंट्रीज के कैपिटल दिए हुए हैं, ऐसे ही पूछते हुए पीसेस, बहुत प्रोमिनेंट प्लेसेस ही, और बहुत ऐसा नहीं कि बहुत डीप नॉलेज एक्सपेक्टेड है, वो बहुत ऊपर की चीज़ें ही पूछते हैं, जैसे कैपिटल, जैसे कि जो किनारे किनारे सिटीज़ होती हैं, ये सब आइलैंड वगैरह ये सब। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ में सबसे पहले है यहाँ पर लीमा। तो लीमा सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका ब्राजीलिया जो कि ब्राज़ील की कैपिटल है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसको यहाँ पर। फिर सेंटियागो इधर आएगा, और फिर कौन सा दिया जा रहा है, बोगोटा जो दिया था ऊपर है। तो इस तरीके से हमको अरेंज करना है। तो हमारा ऑप्शन सबसे पहले हो जाएगा 4, यानी कि बोगोटा सबसे नॉर्थ में है, फिर आपका हो जाएगा 4 के बाद 2, फिर उसके बाद हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3। इस तरीके से अरेंज कर देंगे हम लोग। ये हमको चाहिए थे हमारे लोकेशंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जो हमारा जिला है उत्तर प्रदेश का, वो उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले जिले, हरियाणा से साझा करने वाले जिले, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जो भी जिले बिहार से साझा करते हैं उनका लिस्ट एक बार आपको पता होना चाहिए। अमरोहा जो है ये नहीं टच करता है उत्तराखंड को, बाकी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। दक्षिणी गोलार्ध में निम्न दाब के चारों ओर हवा की दिशा क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ विंड अराउंड लो प्रेशर इन द सदर्न हेमिस्फेयर कैसी होगी? ये होती है आपकी क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर ए। और विंड जो है लो प्रेशर की नर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। उसमें बताना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है, तो ये कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 5 साल पहले, 2016 में। अगला सवाल है हमारा, अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने भी हाल में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसकी लॉन्च डेट आपको इंडायरेक्टली पूछी जा रही है। लॉन्च डेट इसकी क्या है? 14 अप्रैल 2016, याद रखिएगा। तो इसकी वर्षगांठ कौन सी हो रही है? 5वीं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। MSME की जो नई डेफिनेशन आई है, जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की लिमिट पर आधारित है, उसमें हमको बताना है कि अगर किसी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट अगर वो हो रहा है आपका 20 करोड़ तक और टर्नओवर है उसका 100 करोड़ तक, तो उसको कौन सा एंटरप्राइज माना जाएगा? तो वो हो जाएगा स्मॉल की कैटेगरी में, ठीक है, स्मॉल। बाकी आप मध्यम का लिख के बताइए कमेंट करके, और सूक्ष्म का भी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यू खुर्जा सेक्शन और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया था। ये कहाँ से किया था? ये ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ पर लोकेटेड होगा, कुल मिलाकर ये पूछ रहे हैं। तो ये लोकेटेड होगा आपका प्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। जनवरी 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दुनिया का डैश सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत, ठीक है। तो इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है जनवरी 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार। अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो की शक्तियों का प्रयोग कब किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के बारे में सही है, और सरकारी विधेयकों के बारे में भी जो है एब्सोल्यूट वीटो लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 और 2 करेक्ट।
पहला एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करने वाले जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं, ध्यान रखिएगा। किस बिल पर उन्होंने किया था ये आप हमको कमेंट करके बताइए। अगला हमारा एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर जो है आदेश जारी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 39B के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटर आदेश जारी कर सकता है। हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 241 में। अब हमको बताना है इनमें से कौन कौन सी समितियां जो है केंद्र राज्य संबंध पर आधारित थी, इन पर रिकमेंडेशन देने के लिए बनाई गई थी। राजमंत्रालय कमेटी भी है, सरकारिया तो है ही, और पुंछी भी है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सभी समितियां जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से एसोसिएटेड हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर जो सबसे महत्वपूर्ण समितियां बनी हैं उसमें सबसे पहली 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग, आप बताइए कि अध्यक्षता इसकी किसने की थी। उसके बाद है राज्यपालों की समिति बनी थी 1971 में, सरकारिया ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1988 में, पुंछी आयोग 2007 में, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डैश द्वारा संविधान के अनुच्छेद के तहत तदर्थ न्यायाधीशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है नियुक्त करते हैं तदर्थ न्यायाधीश को, ये पता होना चाहिए। अब आर्टिकल नंबर 127 में निहित दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपली ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जा सकता है कि जो एडहॉक जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल हैं आपके कुल मिलाकर जितने भी पंचायतों से रिलेटेड पार्ट 9 में दिए हुए हैं उनको आपको शब्दशः याद कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दिया हुआ है पंचायती राज आपके सिलेबस पोर्शन में। तो हमको बताना है सिंपली कि अनुच्छेद जो है 43P से 243 ZG जो है, मतलब 243P से 243 ZG वो किससे संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं आपके अनुच्छेद नगर पालिकाओं से, म्यूनिसिपैलिटीज से। हाल ही में सगैरिटेरियस ए स्टार इसकी अभी चर्चा रही थी 2020 में। तो ये क्या चीज़ है बेसिकली, क्या कोविड-19 का वेरिएंट है, क्या नोवेल कोरोना वायरस है, क्या ये नोबेल प्राइज फिजिक्स 2020 के लिए इसकी खोज के लिए दिया गया था, नोबेल फिजिक्स पुरस्कार 2020। आपको याद रखना है सगैरिटेस, अगर ये पूछ लें एक्चुअली क्या चीज़ है तो ये आपका एक ब्लैक होल है जो मिल्की वे गैलेक्सी में डिस्कवर किया गया था, ब्लैक होल इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी। यहाँ से विज्ञान के क्वेश्चन आपके चालू होंगे। इसमें बताना है अल्ट्रासोनिक तरंगों के गुणों के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है कि ये जो तरंगे हैं मनुष्यों के लिए श्रव्य सीमा से अधिक आवृत्ति पर कंपन करती हैं, सही है। उसके बाद ये जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, ये भी सही है। और दे हैव मैक्सिमम वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम, ये भी सही है। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि इनकी वेवलेंथ स्मॉलर होती है तो इस वजह से पेनिट्रेटिंग पावर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है लो होती है, जबकि लो होने की जगह हाई होती है पेनिट्रेटिंग पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस केमिकल को हम लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं। तो लूनर कास्टिक है आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये वही नीली स्याही है जो वोटिंग करने के बाद हमारी उंगली पर लगाई जाती है। इन निम्नलिखित में से स्तनधारियों के संबंध में कौन सा गलत है, मतलब करेक्ट है पूछा है, करेक्ट। इसमें दिया हुआ है कि पहले चैम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स में, सही है। स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स इसमें लिखा हुआ है नहीं होते हैं, जबकि सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड होते हैं मैमल्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली करेक्ट, सेकंड वाला नॉट करेक्ट है। अगला हमारा सवाल है कि फुफ्फुस आवरण यानी कि प्लूरा, वायु कोष्टिका, एल्वोली और सूक्ष्म श्वास नाली ब्रोंकियोल का संबंध किससे है। तो पता चल गया होगा सभी को, रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड टर्म्स हैं, ऑप्शन नंबर बी। जिन संज्ञा शब्दों के पीछे जो है खा टा वट लगता है तो वे क्या कहलाती हैं। तो दो संज्ञा शब्द ले लिए यहाँ पर जो ऊपर वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, टा या वट लगना चाहिए। थकावट, बनावट, एक ऐसी संज्ञा है, ये आपकी स्त्रीलिंग संख्या है, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। इसमें द्रव्य जो ये आपका श्रुति संबिनार्थक शब्द से पूछा है कि उपयुक्त युग में इसका कौन सा होगा। तो द्रव का मतलब, द्रव्य का आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर द्रव का मतलब होता है तरल, फ्लूड, और द्रव्य का मतलब होता है धन, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। मुहावरा उसके अर्थ के संबंध में कौन सा गलत है। पैर पटकना मतलब खूब कोशिश करना, सही। उसके बाद पानी मरना, किसी की तुलना में निकृष्ट ठहरना, ठीक। उसके बाद नींव की ईंट होना, प्रमुख आधार होना, सही। लेकिन नुक्ताचीनी करने का आशय है दोष ढूंढना, यहाँ पर लिखा हुआ है भलाई करना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये सही नहीं मिला हुआ। अशुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है, ये वाली तो शुद्ध है, अनुग्रह, दृष्टा भी सही है, प्रेमचंद भी सही है, लेकिन इसको इस तरीके से लिखते हैं नई जो है इस तरीके से लिखा जाता है, ये वाला जो है शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। बिहारी लाल भूषण और घनानंद जो है कौन से काल के कवि हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल अपार्ट जो ये आपका फ्रेज है इसका मतलब हो जाता है टूट जाना, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। फंड हैज बीन ईयरमार्क्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इस बिल्डिंग, तो ईयरमार्क्ड के लिए जो आपका सिनोनिमस वर्ड है नीचे इनमें से चूज करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा टू रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न इस पैराग्राफ से है, इसमें हम 43, 44 और 45 नंबर प्रश्न जो है पैराग्राफ से ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप पढ़ लीजिए, इसमें मैं पॉज कर दे रहा हूँ, मतलब आप पॉज कर लीजिए वीडियो में, इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। द गेम विच इज नॉट साइटेड बाय द ऑथर, यानी कि पैराग्राफ में किस गेम का नाम नहीं लिया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है। तो सिंपली हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 4 गेम्स, फुटबॉल, टेनिस, एथलेटिक्स, रग्बी। इसमें कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, क्रिकेट। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्पोर्ट्स मेक्स वॉट, तो स्पोर्ट्स मेक अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग टू फैट कीप अस हेल्दी, और इन मेकिंग आई ब्रेन मसल्स वर्क टुगेदर। तो इसमें आई ब्रेन मसल्स वर्क टुगेदर कहाँ पर दिख रहा है, डी में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अब इसमें डिजायरेबल वर्ड का आपसे मीनिंग पूछ रहे हैं, तो डिजायरेबल कहाँ लिखा हुआ है पैराग्राफ में, एक बार ये जरूर देखना चाहिए। इट इज हाईली डिजायरेबल टू अंडरस्टैंड यूथ द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो डिजायरेबल यानी कि आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट इज आंसर इसका हो जाएगा रिकमेंडेबल, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी सोच रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है, लेकिन पैराग्राफ के हिसाब से रिकमेंडेबल ज़्यादा अप्रोप्रिएट और सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुगौली की संधि किस वर्ष नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी? काली नदी को भारत की नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसमें ट्रीटी ऑफ सुगौली कब हुई थी उसका वर्ष पूछा जा रहा है बेसिकली। तो इसका आंसर होगा 1815, 1816 है। 1816 आप लगाइएगा ऑप्शन में, 1815 दिया तो ऑप्शन नंबर 1815 भी लगा सकते हैं। इसकी डेट जो है शायद गलत दी हुई है हिंदी वाली स्पेक्ट्रम बुक में, 1809 दी गई है, आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के चुनाव की तिथि तो स्पीकर निर्धारित कर देता है, लेकिन स्पीकर की जब तक नियुक्ति नहीं होती है राष्ट्रपति उसके चुनाव की तिथि निर्धारित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेसिक सा सवाल इससे पूछा है, राज्य और राजधानी मिलाने को आया है। हमारे भारतीय राज्य के बारे में मिजोरम की कैपिटल आइजॉल है, ठीक। उसके बाद कोहिमा कैपिटल, मतलब नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, ये भी ठीक है। और मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, ये भी ठीक है। लेकिन अगरतला जो है वो किसकी कैपिटल है? त्रिपुरा की, जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ये वाला आंसर हो गया हमारा डी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं मिला है? वो है फेमस टेंपल और ये जहां पर है। तो लिंगराज टेंपल जो है उड़ीसा में है, ठीक। और शोर टेंपल जो है महाबलीपुरम में है, मुक्तेश्वर भुवनेश्वर में है। कामाख्या देवी का मंदिर जो है ये नहीं है पट्टकडल में, नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में ये गुवाहाटी में पड़ता है, यानी कि असम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रख्यात असमिया संगीतकार प्रभात शर्मा का निधन हुआ है, वो क्या थे? तो वो एक बांसुरी वादक थे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये कुछ भारत के स्पेस सेंटर्स हैं और इनका हेडक्वार्टर जहां पर है उसे आपको बताना है कौन सा जो है गलत सुमेलित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम सही। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ये आपका बेंगलोर सही। सोलर ऑब्जर्वेटरी ये उदयपुर में है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो भी बेंगलोर में बनाया गया है, बेंगलुरु में, ना कि नागपुर में, ठीक। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है, लाइफ इन द क्लॉक ऑफ टावर वैली ये किसकी किताब है? ये है शकूर राथेर की किताब है, ठीक। झुम्पा लाहिरी की अभी किताब आई है जिसका नाम है वेयर अबाउट्स। शशि थरूर की एक किताब है जिसको अभी हाल में एक अवार्ड मिला था, फेमस, एरा ऑफ डार्कनेस। रामगढ़ विस्तारी हो गया आपका झारखंड में। 52वां टाइगर रिजर्व हमने आपसे पूछा था, पलामू जो है झारखंड में, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि जो ये नागार्जुन श्री चलम टाइगर रिजर्व है 50th टाइगर रिजर्व था इंडिया का, और ये आंध्र प्रदेश में है, ना कि कर्नाटक में। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, कामलांग टाइगर रिजर्व है, ये 50वां टाइगर रिजर्व था, ठीक। 50वां टाइगर रिजर्व ये। 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? श्रीविल्लीपुथुर मणिमेघलाई जो कि तमिलनाडु में अभी बना है, ठीक। और 52वां रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विस्तारी टाइगर सेंचुरी जो थी राजस्थान के बूंदी में, वहां से बना है। तो ये सब फैक्ट्स आप देखिएगा। श्री एसपी बालसुब्रमण्यम को मरणोपरांत किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ये हिंदी का है क्वेश्चन, आप इसमें जो है वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़िए इसको। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। उच्च शिक्षा की गंगा डेविड ससून के बच्चों तक पहुंचाने में आ रही अनेक बाधाओं के लिए कौन जिम्मेदार था? तो आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अनेक बाधाओं के लिए डेविड ससून का इतिहास जिम्मेदार था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद पूछा जा रहा है, डेविड ससून के बच्चों को पढ़ाने में मिलने वाली सफलता के प्रति लेखक आशंकित क्यों था? आशंकित इसलिए था क्योंकि लेखक ने किसी भी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य नहीं किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गूंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मूक है, चुप्पा है, और आपका बद्ध जीव भी है। अगर यहाँ पर अवाक होता तो सही हो जाता, अवक लिखा हुआ है, ये पर्यायवाची नहीं है। लेखक को किसके बारे में लगता था कि उन्होंने दुनिया भर की खाक छानी है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका व्यवहारिक ज्ञान मुझे चकित कर देता था, मुझे हमेशा लगता था कि इन्होंने दुनिया भर की खाक छानी है। तो किसके बारे में बात हो रही है? इन्होंने, यानी डेविड ससून के बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों को सीखने सिखाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया गया था? तो हिंदी, संस्कृत, शास्त्रीय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप पैराग्राफ के हिसाब से चलेंगे, आप इसमें जो है प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है कि सीखने सिखाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग हुआ तो इसमें आप डी ही चुनेंगे, यानी कि कोई जो है एक राय नहीं बन पा रही है। अभी एक पैराग्राफ है, इसको आप रीड करिए अपने मन से और फिर बताइए यहाँ पर कि इसमें जो है कौन सा आंसर सही होगा। मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। क्या कारण है कि आज मानव जीवन के हर पक्ष में दीर्घ स्थायी विकास के बारे में सोचना अनिवार्य हो गया है? तो निर्बल होते प्राकृतिक संसाधन और तेजी से बढ़ती आबादी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। दुनिया की ग्रामीण आबादी जितनी भी हो आप पैराग्राफ के हिसाब से लगाएंगे, जैसे इन्होंने लिखा है दुनिया की 3 अरब ग्रामीण आबादी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 3 अरब। और टोटल इन्होंने कितनी बताई है? 7 अरब, विश्व की 7 अरब से अधिक। अगला सवाल है, लेखक के अनुसार अब तक विश्व ने किस क्षेत्र में तीव्र विकास नहीं देखा था? पैराग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में तीव्र विकास देखा है। तो किसमें नहीं देखा है? धार्मिक में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम जो है आपका संश्लेषण है? तो संश्लेषण का विलोम है आपका विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि अनेक मोबाइल नेटवर्क, रिमोट सेंसिंग, संचार उपग्रहों, अनेक स्थलीय सेंसरों तक उड़ान प्रणालियों के से क्या प्राप्त होता है?
तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है, यहाँ पर जैसे देख पा रहे लिखा हुआ है प्राप्त सारे डेटा, तो डेटा प्राप्त होता है हमको ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में आगरा स्थित सूर सरोवर को रामसर साइट घोषित किया गया है। इस साइट को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तो इस साइट को जानते हैं कीथम झील के नाम से। ये क्वेश्चन कराना बड़ा जरूरी था क्योंकि कीथम में और सूर में आप कंफ्यूज हो सकते थे अगर डीप में यूपी जी के आपने नहीं पढ़ी है। टोटल रामसर साइट उत्तर प्रदेश में कितनी है आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक, टोटल कितनी उत्तर प्रदेश में? आपके ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020 के अंतर्गत भारत भारती सम्मान निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो ये लेटेस्ट भारत भारती सम्मान दिया गया है डॉक्टर सूर्यबाला को, ऑप्शन नंबर सी। लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम शुरू में लागू किया गया था, अब इसको कहाँ पर विस्तार कर दिया गया है ये बताना है। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद अभी कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है कानपुर में और वाराणसी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिप की उपाधि किसने दी थी? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी अयूब खान ने। ये पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने उनको कहा था फ्लाइंग सिख। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का मेन सिंगल किसने जीता? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। आजकल हारने वाले का नाम भी पूछा जा रहा है, तो रनर अप का नाम ध्यान रखिएगा। ये है डेनियल मेदवेदेव, इनको हरा करके नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का आपका मेन सिंगल जीता। वुमेन सिंगल किसने जीता ये आप हमको कमेंट करके बताइए। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो है यूएसए ने अनाउंस करे थे दिसंबर 2020 में, किस किस देश के प्राइम मिनिस्टर्स को ये दिया गया था? तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, जापान के और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स को दिया गया था। आंसर हो जाएगा इसका डी, 2, 3 और 4। अगला सवाल है के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो बिहारी पुरस्कार दिया गया है 2020 का मोहन कृष्ण बोहरा को, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने अपने ऑपरेशन पैंजिया 14 के माध्यम से किसको टारगेट किया था? तो टारगेट किया था ऑनलाइन सेल ऑफ काउंटरफिट एंड इलिसिट हेल्थ प्रोडक्ट्स को, ऑप्शन नंबर सी, नकली और अवैध उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को। टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2021 को जो बनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस देश के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के साथ भारत के संघ लोक सेवा आयोग के साथ एक एमओयू को मंजूरी दे दी है? तो ये अफगानिस्तान का जो ये कह सकते हैं यूपीएससी के समकक्ष जो कमीशन है उसके साथ यूपीएससी काम करने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत करेंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन की। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई नंबर है उसका 1/5, अगर x वो नंबर है तो x का 1/5 हो गया x/5 और साथ में उसी का 1/9 x/9, ये 70 है। 9 5 14 x बटे 45 बराबर 70, 7 2 ज़ा 7, ये 14 5 ज़ा सीधे x बराबर 225, यही वो नंबर है और आपसे पूछा भी यही जा रहा है ए। 32 नंबर अगर हम देखें तो एक युवक ने अपनी पुत्री के जन्मदिवस पर, एक आदमी था जिसको लड़की हुई थी, उसने अपने घर पर एक कार्यक्रम रखा और कुछ लड़के और कुछ लड़कियों को बुलाया। अब जो भी लोग थे उसमें जितने भी लड़कियां थीं, लड़के उनसे 5 कम थे। तो 2 टाइप के लोग थे, बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ की संख्या 5 कम है, इसका मतलब गर्ल्स की संख्या 5 ज़्यादा है। तो बॉयज़ अगर x हैं तो गर्ल्स हो गई x+5। और आगे आपसे कहा जा रहा है कि उस आदमी ने हर एक लड़के को 20 रुपये दिए और हर एक लड़की को 30 रुपये रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिए और टोटल उसकी जेब से 400 रुपये इसी चक्कर में खर्च हो गए। तो हर एक लड़के को कितने मिले? 20, हर एक लड़की को 30, टोटल रुपए बॉयज़ के केस में कितने खर्चे हुए? हर एक लड़के को आप x दे रहे हैं, इनफैक्ट 20 दे रहे हैं और ऐसे ऐसे x लड़के हैं, तो टोटल खर्चा हो गया 20x का। और उसी तरीके से गर्ल्स के केस में आप हर एक को 30 दे रहे हैं और ऐसी ऐसी x+5 गर्ल्स हैं, तो टोटल हो गया 30 टाइम्स ऑफ x+5 और ये पूरा खर्चा 400 के बराबर है। 20x, 30x, 50x प्लस 150, 400, 50x इज इक्वल टू 250, x बराबर 5। आपसे पूछा है कितने लड़के उस पार्टी में आए थे, तो x आए थे तो 5 आए थे ए। आपके पास यहाँ पे एक कंडीशन है, 1 से लेकर 50 तक जितने भी नंबर हैं उनमें से जो 6 से कटते हैं ना, वो सारे नंबर आप ले लीजिए और सबको जोड़ के बताइए। तो पहला नंबर 6 होगा, फिर 12, 18 ऐसे करते करते आखिरी का नंबर होगा 48। इन सबका सम बताना है हमको। तो गैप कितने का है लगातार एलिमेंट के बीच में? 6 का। AP की सीरीज़ है, AP में अगर आपको पहला टर्म पता हो, आखिरी टर्म पता हो, तो सम कैसे निकलता है? n/2 a + l, n मतलब जितने नंबर की बात हो रही है, और n कैसे निकलता है? लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस, और जो आंसर आ रहा है उसमें 1 जोड़ना है। 48 में 6 गया 42, 42 बटे 6 हो गया 7 और 1 8, 8/2, 6 + 48, 54 × 4, 50 चौके 200, 4 चौक 16, तो आंसर आ गया 216।
अगला क्वेश्चन क्वाइट आसान सा है। इसमें 20 नंबर की बात हो रही है जिनका एवरेज 5 है। हर एक नंबर को 18 से मल्टीप्लाई किया तो नया एवरेज कितना हो जाएगा। तो अगर हर एक नंबर को 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज को भी करना पड़ेगा। 18 5 90। यही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में एवरेज की यूज़ हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 35 नंबर। एक ग्रुप है जिसका एवरेज निकाला जा रहा है। पहले एवरेज 20 था, बाद में वही एवरेज 15 हो जाता है जब उन्हीं ग्रुप में से एक नंबर है 40, उसको हटा दिया जाता है। हमको ये बताना है कि उस ग्रुप में शुरू में नंबर कितने थे। अगर शुरू में x नंबर थे, एवरेज उसका कितना था 20, शुरू में इतना ही था, तो टोटल सम कितना होगा एवरेज इंटू नंबर 20x। अब इसमें से एक नंबर हटा दिया तो 40 कम हो गया सम। ठीक, अब इस पूरी चीज़ का एवरेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जितने एलिमेंट हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। x एलिमेंट थे, एक कम हो गया बिकॉज एक ही नंबर तो हटाया है 40, तो ये आपका नया एवरेज हो गया 20x - 40 डिवाइड बाई x - 1। यही नया एवरेज 15 हो जाता है। तो 20x - 40 बराबर 15x - 15, तो 5x = 5। इनफैक्ट 25, तो x बराबर 5। हमसे पूछा है शुरू में कितने नंबर थे, तो x थे 5 थे। इसके बाद रीजनिंग सेक्शन की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 46 से। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन सभी शब्दों को लगाइए। तो GY सब में कॉमन है, कहीं पे R, कहीं पे P, कहीं पे R, कहीं पे N। तो R N P में सबसे पहले N आता है, तो 5 हो गया। इसके बाद P आता है, PSY PSU, तो U पहले आना चाहिए कि नहीं, उसके बाद ये अपने आप ही दूसरा हो जाएगा। उसके बाद R के बाद A पहले की O, तो A, फिर 4 1 5 3 2 4 1 C। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट से और सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक सर्कल बनाया, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों की हमने जगह बना दी। सब कोई सेंटर की तरफ देख रहा है, मतलब सर्कल के अंदर देख रहा है, कोई यहाँ कुर्सी टिका के बाहर नहीं देख रहा है। अब कंडीशन लगाते हैं, x जो है वो ना तो w के बगल में बैठा है ना ही उसके सामने। u और z एक दूसरे के सामने बैठे हैं, u z। इसके अलावा v w के सामने बैठा है, तो अगर ये v w उसके सामने बैठ गया। अब x वाली कंडीशन हम लगा दें अगर, तो x जो है w के सामने नहीं बैठना चाहिए, बैठ भी नहीं पाएगा, v है। w के बगल में नहीं बैठना चाहिए, मतलब इधर x नहीं आ सकता है, x इधर आएगा। अब बचा कौन, u v w x y z। y बच गया जिसे हम यहाँ ले लेंगे, दिस इज़ y। x के सामने कौन बैठा है, ये x है, उसके सामने y है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर, ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। इसमें डैम्पा, सरिस्का, बुक्सा ये सारे टाइगर रिजर्व हैं, बाघ अभ्यारण्य, जबकि मंजिरा एक नदी है गोदावरी, उसकी ट्रिब्यूटरी है। डी यहाँ से ऑड वन आउट। 49 नंबर है, SID मतलब 32, S19 I9 D4 23 9 32, G7 O15 T20 20 15 35 7 42। तो सेम लॉजिक हमें मूवी में भी लगाना होगा, 13 15 22 9 5 28 22 50 50 14 64। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं, उसी हिसाब से हमें आंसर देना है। बहुत सारे लोग वीकेंड पे हिल स्टेशन जाते हैं, ऐसा बोला हुआ है स्टेटमेंट ए में। और स्टेटमेंट बी में ये बोला गया है कि वीक डेज में, मतलब मंडे से फ्राइडे, इन दिनों बहुत कम लोग हिल स्टेशन जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से ऐसे रिलेट हो सकती हैं कि भाई पहले में बोला गया कि वीकेंड में सैटरडे संडे में ज़्यादा लोग हिल स्टेशन जाते हैं, दूसरे में बोला गया कि मंडे से फ्राइडे कम लोग स्टेशन जाते हैं। मतलब एक कॉमन कॉज है। हम लोग को ये मालूम है कि मंडे से फ्राइडे ज़्यादातर लोगों को काम पे जाना होता है, जबकि सैटरडे संडे ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे सही तो हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ है जिससे रिलेटेड है, और वो कॉमन चीज़ क्या है अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दी। डी, बोथ दी स्टेटमेंट ए एंड बी आर द इफेक्ट ऑफ अ कॉमन कॉज। इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 के लिए इस पाई चार्ट को आपको ध्यान रखना है। एक प्लेयर है जिसका नाम ए है, अलग अलग टीमों के खिलाफ उसने मैच खेले और टोटल जितने भी रन उसने बनाए, तो 32% ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए, 24 श्रीलंका, 20 इंग्लैंड, 8 पाकिस्तान, 16% उसने बनाए बांग्लादेश के खिलाफ। ये पूरा डेटा हम लोग को गिवन है। 81 नंबर अगर हम बात करें तो प्लेयर ए ने श्रीलंका के खिलाफ जितने भी रन बनाए, तो इसी को अगर हम एब्सोल्यूट मान लें, 32 बनाए, इनफैक्ट 24 बनाए श्रीलंका के खिलाफ, और पाकिस्तान के खिलाफ इसने बनाए 8। तो पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी बनाए उसका 3 गुना श्रीलंका के खिलाफ बना दिया। 3 गुने का मतलब क्या है, 200% ऊपर। यही आपसे पूछा भी जा रहा है, सी। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर उसने कुल मिला के 2875 रन बनाए, यानी 100% बराबर 2875, तो उसने श्रीलंका के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ जो भी रन बनाए उनके बीच का डिफरेंस क्या है।
तो श्रीलंका के खिलाफ 24 और बांग्लादेश के खिलाफ 16, तो डिफरेंस है 8% का। तो 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही चीज़ आपको बतानी है। तो 2875 इंटू 8/100, 25 चौके 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 4 2 115, दूनी 230 डी। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसने जितने भी रन बनाए उसको अगर हमें डिग्री में रिप्रेजेंट करना हो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो टोटल 100% बराबर 360 डिग्री। इतनी बात अगर हमें पता है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जो 32% है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। 360 इंटू 32/100, 36 इंटू 32, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 6 24, 1 25 का 5 हाथ से लगा 2, 3 त्रिक 9, 2 11, 1152/10, 115.2 डिग्री ए। 84 नंबर थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये जो प्लेयर ए है उसको कम से कम कितने रन बनाने चाहिए ताकि इस पाई चार्ट को हम सही से रिप्रेजेंट कर पाएँ। और रन तो ऑब्वियस सी बात है, क्रिकेट में आप जानते हैं कि हमेशा इंटीजर में रन बनते हैं। 5 बनेंगे, 400 बनेंगे, 375 बनेंगे, 319 बनेंगे, 103 कुछ भी बनेंगे, लेकिन पॉइंट में रन नहीं बनते हैं। आपने ये नहीं कभी सुना होगा कि विराट कोहली 2.4 रन बनाकर आउट हो गए, अजिंक्य रहाणे 3.6 रन बनाकर आउट हो गए, ये सब नहीं चलता है। तो कम से कम कितना स्कोर उसका होना चाहिए ताकि हमारा आंसर पॉइंट में ना आ जाए। तो कम से कम पूछा है ना, तो बस डी, इसी से हो जाएगा। आप वेरीफाई कर लीजिए, सारे के इंटीजर ही आंसर आएंगे। 2 रन 4 रन इस तरीके से आएगा, बाकी इनसे तो इंटीजर आएगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं 85 नंबर की। ये जो प्लेयर ए है इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भी रन बनाए, हमारे केस में 32, ये कितना ज़्यादा है, कितने परसेंटेज ज़्यादा है इनफैक्ट जो भी इसने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं उससे। तो 20, इंग्लैंड के खिलाफ 20 बनाए हैं, तो 12 ज़्यादा है 20 पे। इंटू 100 करिए, 25 ज़ा 12 5 ज़ा 60, 60% ऊपर। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसके लिए हमको इस लाइन चार्ट का ध्यान रखना होगा जिसमें एक्स एक्सिस में अलग अलग साल दिए हैं, 2016-17 करते करते 2021, और वाई एक्सिस में जितना प्रॉफिट हो रहा है लाख रुपए में वो दिया है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इस लाइन के ऊपर सारा प्रॉफिट है, इस लाइन के नीचे लॉस आना आपको शुरू हो जाता है, ठीक। और इस लाइन पर अगर आप रहिएगा तो ना प्रॉफिट ना लॉस, आप लागत पर ही खड़े रहेंगे। ये चीज़ अगर आपको अंडरस्टूड है तो 86 नंबर से आप शुरू कर सकते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा साल है जिसमें कंपनी को लॉस हुआ, तो आप इसको लॉस मत समझिएगा, इसको मतलब, क्योंकि प्रॉफिट में कमी आना और लॉस होना दोनों में अंतर होता है। इस लाइन के आप अभी भी ऊपर हैं, आप अभी भी साल 2021 में प्रॉफिट में ही हैं। लेकिन अगर आप साल 2018 बात करें तो कहाँ आप 30 के प्रॉफिट पे चल रहे थे, कहाँ आप 10 के लॉस में आ गए। तो लॉस में आप कब आ गए, साल 2018 में, सी। 87 में आपको बताना है क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, यानी नेट में कितना प्रॉफिट हो रहा है लॉस मिला के, मतलब इन 6 साल में। तो 2016 में 20 का प्रॉफिट हुआ, 17 में 30 का प्रॉफिट हुआ, 18 में आपको लॉस हुआ 10 का -10, 19 में आपको 5 का प्रॉफिट हुआ, 20 में 15 का प्रॉफिट हुआ, और 21 में आपको 10 का प्रॉफिट हुआ। +10 से -10 कैंसिल, 15 5 20, 30 50, 2 20 70, सी 70 लैक्स का कुल मिला के प्रॉफिट हुआ है लॉस मिला के। बात करें 88 नंबर की, तो जितने भी प्रॉफिट हैं अगर वो कंपनी के रिज़र्व में ऐड हो रहे हैं, प्रॉफिट इसका मतलब लॉस भी इसमें शामिल है, तो रिज़र्व में ये सब चीज़ें अगर ऐड हो रही हैं और 2020 के अंत में रिज़र्व 250 लाख का देखने को मिला है, तो 2017 से पहले कितने लाख का रिज़र्व रहा होगा। तो 2017 से पहले मान लीजिए x लाख का रिज़र्व रहा होगा, और 17 का जब अंत हुआ तब आपने पाया कि आप 30 लाख के प्रॉफिट पर थे, तो x + 30, 18 में आप जान ही रहे हैं 10 लाख का लॉस हो गया, 19 में 5 का प्रॉफिट, 20 में 15 का प्रॉफिट, 21 में 10 का प्रॉफिट। +10 -10 कैंसिल, 30 5 35, 15 50, x + 50। लेकिन चूंकि 2005 इनफैक्ट 21 के अंत तक हम जा ही नहीं रहे हैं, हम 2020 के अंत तक ही देख रहे हैं, तो इस 15 को बस रख देंगे। तो x + 50 ना हो के x + 40 ही रहेगा, क्योंकि ये वाला 10 हमको चाहिए ही नहीं, 20 के बाद ख़त्म। तो x आ गया 2 10। 2017 के पहले इतना ही रिज़र्व रहा होगा, सी। बात करें 89 नंबर की, तो प्रॉफिट 2017 में जितना भी हुआ है 30, और 2016 में जितना भी हुआ है 20, कितना % ज़्यादा है 16 के मुकाबले, तो 10 ज़्यादा है 20 पे, 1/2, 50% बी। इनमें से कौन सा ऐसा साल है जिसमें कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ, तो 18 तो भूल ही जाइए क्योंकि उसमें लॉस हुआ है।
बाकी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिख ही रहा है, 30 लाख का हुआ है 2017 में। सी। डेटा इंटरप्रिटेशन सेट नंबर 3, ये हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे और इसके लिए हमको 91 से लेकर 95 तक क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और उसके लिए ये टेबल ध्यान रखनी है। सबसे पहला कॉलम है जिसमें अलग अलग राज्य हैं, ए से लेकर ई तक। फिर दूसरा कॉलम है जिसमें साल 2017, फिर तीसरे में 18, फिर 19, फिर 20 की बात हुई है। और हर एक साल में हमको दो चीज़ें देखनी है। एक है पीरियड, मतलब कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और एक है क्वालिफाइड, उसको पास कितने लोग कर लिए। ये दोनों जानकारी आपको 17, 18, 19, 20 सब में मिलेगी। 91 नंबर अगर हम बात करें तो साल 2017 में टोटल कैंडिडेट जो भी क्वालिफाइड हुए सभी स्टेट मिला के, तो साल 2017 में आपको क्वालिफाइड पर फोकस करना है, इन सबको जोड़ लेना है। और उसी तरीके से आपको साल 2018 में भी बात करनी है क्वालिफाइड की, इन सबको जोड़ लेना है। और ये बताना है कि जो 17 वाले हैं, यानी कि ये 18 वालों का कितना % हैं। तो चलिए 17 वाले सबको जोड़ लेते हैं। तो 17 वाले हैं 4660, 18 वाले हैं आपके 5730, तो 4660 बटे में 5730 इंटू 100 ये करना है हमको। तो 46600 573 से जब कटेगा तो कितना देगा, तो 81 पॉइंट समथिंग देगा, और 81 के आसपास की वैल्यू है सिर्फ 182 सी। 92 नंबर अगर हम देखें तो स्टेट नंबर डी, इससे एवरेज कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए सभी सालों में। तो क्वालिफाइड आपको देखना है डी के लिए, ये 17 में, ये 18 में, ये 19 में, ये 20 में। ठीक, सॉरी आपको यहाँ पर अपीयर्ड देखना था, यानी ये इन सबको जोड़ के आपको करना है। तो 10, 10, 20 और 7, 5, 12, 21,200 और 9, 9, 18, 18, 800, तो ये टोटल हुआ 40,000। 40,000 को 1, 2, 3, 4 से काटेंगे तो 10,000, यही एवरेज आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको स्टेट बी की बात करनी है। सबसे पहले तो आपको क्वालिफाइड देखना है सभी सालों में स्टेट बी के लिए, तो ये स्टेट बी क्वालिफाइड सेक्शन पर फोकस करना है, इन सबको जोड़ लेना है। तो 1, 2, 3, 3,000, 3100 और 150, 3250, 3209, 4190, और साथ में आपको ये भी देखना है कि अपीयर्ड ये, तो 10, 10, 20, 20,400, 20,400 आप याद रखिए। 9, 8, 17, 17,500, 17,950, 38,350, ये कितना परसेंटेज है यही बताना था। 41900 को अगर आप 385 से काटेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा ये बताइए। 41900 डिवाइड बाय 385, ये करिए, तो 10.9% के आसपास आएगा। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 95 नंबर, इसमें बात की जा रही है स्टेट सी के बारे में। कौन सा ऐसा साल है जिसमें स्टेट सी ने हाईएस्ट परसेंटेज दिया है, कितने % लोग क्वालिफाई कर गए। ये स्टेट सी सबसे पहले 2017 देखते हैं। तो 2017 में 880 क्वालिफाई हुए 7400 में से, एक ये परसेंटेज निकलेगा। 18 में बात करें तो 1120 बटे 9800 इंटू 100 ये निकलेगा। बात करें 19 में तो 990 बटे 8800 ये निकलेगा। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से जज करते हुए आप निकाल सकते हैं। 1110, 97, 50। तो अगर आप 17 में देखें तो 7400 में से 880 पास हो रहे हैं। 18 में देखें तो 9800 में से 1120 पास हो रहे हैं सिर्फ। फिर उसके बाद 990 पास हो रहे हैं सिर्फ 8800 में से, और 9750 इतने बड़े नंबर में सिर्फ 1110 पास हो रहे हैं। तो साल 2017 में 7400 इतनी छोटी संख्या पास हो रहे हैं 880, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। बाकी आप सॉल्व करके भी देख लीजिए, आंसर ए 2017 ही आना है। अगले डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट की ओर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 के लिए, और ये आखिरी के 5 क्वेश्चन होंगे हमारे इस पूरे क्वेश्चन पेपर के भी। तो सबसे पहले कॉलम में आपके सामने साल दिए गए हैं 2016 से 2020, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में सैलरी दी गई है कि इतने लाख रुपए, 388 लाख रुपए सैलरी में गए। फिर फ्यूल ट्रांसपोर्ट में इतने में, बोनस इतना, इंटरेस्ट इतना, टैक्स इतना। यही डेटा 2017, 18, 19, 20 के लिए भी है। तो क्वेश्चन नंबर 96 में बात की गई है कि अगर आप बात करें इंटरेस्ट की, तो टोटल एवरेज इंटरेस्ट कितना देना पड़ा है इस पूरे टाइम पीरियड में, यानी इन पूरे का एवरेज चाहिए। 4, 5, 9, 6, 15, 4, 19, 4, 23 का 3 हाथ से लगा 2, 2, 3, 5, 2, 7, 1, 8 से 14, 9, 23 का 3 हाथ से लगा 2, 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 4, 18, 5, 23,
तो 233.3 का 5 टाइम्स 20 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है ए। इसके बाद 97 में बात की जा रही है कि टोटल बोनस जितना कंपनी ने पे किया इस पूरे टाइम पीरियड में, यानी कि 2 4 6 इन पूरे का सम ले रहे हैं, 8 14 6 20, 2 2 5 7 8 15 6 21 9 30, 3 4 7 3 10 4 14 4 18 4 22, तो 22 लाख बोनस दिया और टोटल सैलरी कितनी दे दी? 3 4 7 4 11 4 15 5 20, तो 20 लाख तो यही हो गया। 8 4 12 2 14 3 17 2 19 190, ये 2000, ये 190, 8 2 10 4 14 6 20, 2210। अब ये जो 22 है, ये 2210 का कितना परसेंट है ये चीज़ निकालनी होगी। तो अगर ये 22.1 होता तो सीधे 1% होता, और आपसे अप्रॉक्सीमेटली पूछ भी रहे हैं तो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आंसर हो जाएगा 1%। 98 नंबर में बात की जा रही है टोटल एक्सपेंडिचर 2016 में, यानी इन सबको मिला के आपको ये बताना है कि ये चीज़ 2020 में सेम चीज़ का कितना परसेंटेज है। तो 2016 के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं 716.4, और उसी तरीके से साल 2020 के लिए अपने पास आंकड़े आ रहे हैं 934.36, इंटू 100 कर देंगे ताकि परसेंटेज निकाला जा सके। तो कुल मिला के 76 पॉइंट समथिंग आएगा, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। देन आप 99 देखिए, साल 2018 में टोटल एक्सपेंडिचर ये सब जोड़ के आपको कितना मिलेगा, तो इन सब का सम आ जाएगा 765 लाख समथिंग, डी। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर, इस डेटा सेट का भी और इस पूरे क्वेश्चन पेपर का भी। आपको निकालना है रेशियो किसके बीच का, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस, इन सब का ऊपर रखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट सभी वर्षों के लिए इससे। तो देखते हैं, 1 2 200 हो रहा है, 9 1 10 8 18 9 27 270, 470 और 3 8 11 4 15 8 23 8 31 501 हो रहा है। और उसी तरीके से यहाँ देखेंगे 1 2 3 2 5 2 7 2 9 900, 9 1 10 3 13 4 17 170, यानी 1170, इनफैक्ट 1070, 8 2 10 11 3 14 2 16, ये हो गया 1186, 1086। तो 501 बटे 1086, 3 से कटेगा ये 167 टाइम्स, तो 167 ऊपर आपको डी में मिल रहा है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।